ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग की और चुनाव आयोग को लेकर जो कार्यप्रणाली रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर सबसे ज़्यादा ये विवादास्पद चुनाव बोला जाए कि भारत के इतिहास का सबसे विवादास्पद चुनाव यदि कोई है तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव है। शुरुआत इसकी हुई थी चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं होने पर और ढेरों शिकायतें हुई थीं, लेकिन शिकायतों पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे मतदाताओं को ये विश्वास लगे कि कोई चुनाव आयोग है और वह चुनाव करा रहा है। सत्ता पक्ष द्वारा जो शिकायतें आचार संहिता की विपक्ष के बारे में की गई उन पर तो तुरंत कार्रवाई हो गई, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ जो शिकायतें की गई थीं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ साथ पहली बार ये हुआ है कि चुनाव आयोग कई दिनों तक इस बात की जानकारी नहीं दे पाया कि किस राज्य में और किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं, जबकि ये हमेशा से कितनी महिला और कितने पुरुषों ने वोट डाले हैं। और जब से ये इलेक्ट्रॉनिक हुआ है तो 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट हर हालत में सार्वजनिक हो जाती थी और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि जहां पर 10-10, 12-12 दिन के बाद भी चुनाव आयोग यह नहीं बता पाया कि किस राज्य में कितने परसेंट कौन से चरण में कितना मतदान हुआ है, और उसको बाद में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज और मतदान केंद्र के हिसाब से भी नहीं बता पा रहा है, जो 2014 और 2019 में पहले चुनाव आयोग बता रही थी। तो ये सारी गड़बड़ियाँ क्यों हुई हैं, कैसे हो रही हैं, और इसको लेकर चुनाव आ गए, परिणाम भी आ गए, सरकार भी बन गई, लोकसभा अध्यक्षों ने अपनी शपथ भी ले ली। लेकिन इसके बाद अब वोट फॉर डेमोक्रेसी ने एक नई रिपोर्ट पेश की है। ये 538 सीटों पर, मतलब टोटल 543 सीट हैं। सूरत का चुनाव निर्विरोध घोषित हो गया। 542 सीटों में चुनाव हुए और 4 लोकसभा सीटों भर में कोई अंतर नहीं है डाले गए वोटों में और गिने गए वोटों में। लेकिन 538 लोकसभा क्षेत्रों के सभी लोकसभा सीटों में वोट कुछ डाले गए, गिने कुछ और गए। कई जगह तो ये हो गया कि वोट कम पड़े और गिन ज़्यादा गए। ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक काम 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए हैं। उसको लेकर जो बातें चुनाव के बाद थम गई थी, चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार फिर उसे ये जो संस्था है वोट फॉर डेमोक्रेसी, इसने फिर उसको ज़िंदा कर दिया है। इसने 266 पेज की एक रिपोर्ट पेश की है और उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज या राज्यों के हिसाब से कहाँ कहाँ किस लोकसभा सीट मतलब में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको उजागर किया है। और उनका कहना यह है कि मतदान हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपने अधिकार प्रतिनिधि को देते हैं, भले वो हार जाए भले जीत जाए, लेकिन ये हमारा अधिकार है कि हमने जिसे वोट दिया है उसे वोट मिला या नहीं, ये जानने का हमारा अधिकार है। और इसी के आधार पर पूरा संविधान और लोकतंत्र टिका हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर हम अपनी सरकार को चुनते हैं, हम सरकार के मालिक हैं, सरकार हमारी मालिक नहीं है। और जब 542 में से 538 सीटों में ये गड़बड़ियाँ हों और चुनाव आयोग कोई जवाब ना दे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए, इसको लेकर अब एक बार फिर मामला तूल पकड़ गया है। चुनाव का जिन्न एक बार फिर निकलकर बाहर आ गया है। चुनाव के पहले बहुत सारे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के और बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के प्रदर्शन किए और ईवीएम की मशीनों की गड़बड़ियों के बारे में या चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि जो चुनाव आयोग वर्तमान का है उसको किसी का भय नहीं रहा, ना जनमत का भय है और ना सुप्रीम कोर्ट का भय है।
सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि यदि किसी दूसरे नंबर के प्रत्याशी को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ की मतगणना सही नहीं हुई है और कोई गलती हुई है, तो वो पैसा जमा करके और उसकी गिनती करा सकता है। उसके लिए उसको पैसे जमा करने पड़ेंगे और इसके लिए 45 दिन के अंदर, एक तो चुनाव जब मतगणना चल रही है उसी समय उसे शिकायत करनी थी और 45 दिन के अंदर उसकी जांच करा ली जाएगी। अब 45 दिन हो चुके, कई लोगों ने उस तरीके की जांच की मांग की है और पैसे भी जमा किए हैं। उसके बाद भी चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो भी डाटा जैसा भी डाला, उसी डाटा के आधार पर वोट फॉर डेमोक्रेसी नामक संस्था ने जो चुनाव के बारे में ये विश्लेषण करने का काम पिछले कई वर्षों से कर रही है। सांसद की असेट्स क्या है, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी असेट्स क्या है, कितने दागी हैं, कितने नहीं हैं, कहाँ पर चुनाव के दौरान क्या स्थितियाँ बनती हैं, चुनाव आयोग की जो रिकॉर्ड होते हैं उसके आधार पर। ये आज से नहीं कर रही ये संस्था काम, कई वर्षों पहले से करती चली आ रही है और सबसे बड़ी विश्वसनीय संस्था है। आज तक इसकी कोई भी रिपोर्ट जो है या कोई भी जानकारी गलत साबित नहीं हुई है। 2019 में इसी तरीके से जो गड़बड़ियाँ हुई थीं उसको लेके एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, वो आज भी वहाँ पेंडिंग पड़ी हुई है, उस पर सुनवाई नहीं हुई। 2024 में उससे ज़्यादा गड़बड़ी हो गई कि जो चुनाव आयोग ने पहले दिन मतदान होने के बाद जो मतदान का परसेंटेज बताया था और फिर 10 दिन 12 दिन या 4 दिन बाद जो डाटा दिया, उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा का अंतर है। जिसने भी उसको देखा जाना, सब आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और अब तो जो पूरा डेटा निकल के आया है, जो उन्होंने पेश किया है कि 538 सीटों में ईवीएम मशीन के होते हुए भी जितनी वोटें डाली गई हैं उतनी वोटें गिनी ही नहीं गई, या तो कम हैं या ज़्यादा हैं। तो ये ऐसी गड़बड़ी कैसे हो सकती है? ये गड़बड़ी के कारण क्या हैं? और आज भी मतदान केंद्र के हिसाब से जो फॉर्म 17 जारी होता है उसमें लिखा रहता है कि माकपोल में इतने वोट पड़े, इतने वोट टोटल पड़े, और हर घंटे की जानकारी वो ईवीएम मशीन से हर घंटे में मिलती है। और वही उसके जो उम्मीदवार होता है, उसका जो प्रतिनिधि होता है उस मतदान केंद्र में, उसको जैसे ही चुनाव समाप्त होता है तो उसे चुनाव अधिकारी को, उसे एजेंट को देना होता है। और ये सब डिजिटल रिकॉर्ड है, इसको करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन चुनाव आयोग इसको क्यों छुपा रहा है, क्यों नहीं उसको सार्वजनिक कर रहा है? वोट फॉर डेमोक्रेसी संस्था ने पिछले 1.5 महीने में बहुत सारी जानकारियाँ मांगी। वो कहते हैं आप राज्यों से ले लो, वो कहते हैं नहीं आप केंद्रीय चुनाव आयोग देगा, और जानकारी कोई नहीं दे रहा है और सारे लोग छुपा रहे हैं। इससे शंका और बढ़ती हुई चली जा रही है। अब शंका इसलिए भी बढ़ रही है कि चुनाव आयुक्त के पदों पर जो लोग बैठे हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सरकार के इशारे पे या सरकार के दबाव पे काम करते हैं। और ये भी जब स्पष्ट हो गया कि जब चुनाव आचार संहिता के बारे में शिकायत की गई, प्रधानमंत्री के बारे में की गई कि वो धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो उनको नोटिस देने की हिम्मत भी ये चुनाव आयोग नहीं कर पाया था। अब ऐसी स्थितियों में लोग एक बार फिर से ये सोचने को मजबूर हैं कि 542 लोकसभा सीटों में चुनाव हुए और 538 सीटों में जितने वोट डले उनसे कम या ज़्यादा क्यों गिने गए। इसको लेकर अब चुनाव आयोग चुप्पी साध के बैठा हुआ है, किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। और ये कहा जाता है कि मौन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारे पाप धुल जाते हैं। तो चुनाव आयोग ने जो मौन धारण कर रखा है, तो क्या वो अपनी गलतियों को या जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उनको छिपाने के लिए उसने मौन धारण कर लिया है? बात ये होती है, यदि मुझसे एक सामान्य नागरिक की तरह पूछा जाए
तो हम जब विधायक या सांसद के लिए अपना वोट डालते हैं तो हम अपने अधिकार उस प्रतिनिधि को देने के लिए मतलब दे देते हैं। यदि वो चुन के चला जाता है तो वो हमारे अधिकारों का उपयोग विधानसभा और लोकसभा में करता है। वही संख्या बल के आधार पर कानून उस सदन में बनाए जाते हैं, वो फिर लौट के हमारे ऊपर लागू होते हैं। लेकिन यदि चुनाव ही सही नहीं होंगे तो देश में तो तानाशाही आ जाएगी। चुनाव हमारे लोकतंत्र का मूल आधार है और वही राइट हमसे छीना जा रहा है कि हम किसी भी तरीके से भीड़ भाड़ में कोई भी हम जो जीता वही सिकंदर, और जो बलशाली होगा वो जीत जाएगा। अब बलशाली का मुकाबला आम आदमी तो नहीं कर सकते हैं, और वर्तमान जो चुनाव आयोग है उसने बल के ऊपर हमें आश्रित कर दिया है कि हम जो कह रहे हैं बस वही सही है, और चुनाव में जो भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसको लेके यदि कोई भी बात करेगा तो हम उसको सोशल मीडिया में नहीं रहने देंगे, उसके खिलाफ मुकदमा कर देंगे। इस तरीके का भय चुनाव आयोग क्यों फैला रहा है? हम अपने अधिकारों की रक्षा करना क्या हमारे लिए पाप हो गया? और यदि ये पाप नहीं है तो ये उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराएं, बिना किसी दबाव और बिना किसी पक्षपात के चुनाव करा के वो आम आदमी के, नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने का काम करें। इसके लिए चुनाव आयोग बना है और उनकी जवाबदेही है कि यदि कोई भी गड़बड़ी होती है तो नागरिक उनसे जवाब मांग सकते हैं, राजनीतिक दल उनसे जवाब मांग सकते हैं। ये चुनाव आयोग तो ऐसा हो गया कि इसने राजनीतिक दलों को मिलने का समय नहीं दिया, कांग्रेस जैसे लोगों को मिलने का समय नहीं दिया। अब इसको लेके एक बार फिर नई लड़ाई शुरू हो गई है और अब ये एक जन आंदोलन बनने जा रहा है ऐसा लगता है, और इसको जन आंदोलन बनना ही चाहिए, क्योंकि यदि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट में 5-5 साल यदि इन सारे मामलों में सुनवाई नहीं हो रही है तो ये चिंता का बहुत बड़ा कारण है। न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है कि वो संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए जो कर सकती है, न्यायपालिका को भी करने के लिए आगे आना चाहिए। नमस्कार।